सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही थर्ड यंग मास्टर को झाड़ू लगती है, उसके सामने की चैंगलोंग आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरे के पूरे एलाइट एरिया को चैलेंज कर सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। तुम अभी तक ये करने के लिए पूरी तरीके से वर्दी नहीं हो, और जो यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आया है वो जूफेन नहीं बल्कि एलाइट एरिया का बेस्ट डिसाइपल की चैंगलोंग और उसके साथी है। तो अब जैसे ही वहाँ पे की चैंगलोंग आता है, तब उसे देख करके बाकी के एलाइट स्टूडेंट्स जो की पहले ही काफी ज्यादा मार खा चुके होते हैं, वो जल्दी से की चैंगलोंग के पास आते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर की आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, और अगर आपने थोड़ी सी भी देर और की होती तो अब तक हम चल बसे होते, क्योंकि ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा क्रूल है और हमेशा मारने पर उतारू रहते हैं। तभी ये सब देख थर्ड यंग मास्टर हान भी अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? यंग मास्टर एक भिखारी से मदद की गुहार क्यों लगा रहा है, और आखिर ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट क्या खेल खेल रहा है? दूसरी ओर उस लड़के की ये सारी बातें सुनने के बाद तो चैंगलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी एक बंदा तो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी की चैंगलोंग थर्ड यंग मास्टर से कहता है, थर्ड यंग मास्टर हान, मैं भी तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था, और अगर तुम चाहो। तो कहते ही की चैंगलोंग जोरों से चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को फुल्ली अनलीश करता है। जिन पावर्स को सेंस करते हुए यंग मास्टर हान भी अपने मन में कहता है, ओ तो ये 9th लेयर का रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है। उसते ही फिर यंग मास्टर हान की चैंगलोंग से उसका नाम पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो की चैंगलोंग कहता है कि मैं हूँ लेबर ऑफिस से की चैंगलोंग। अब इधर लेबर ऑफिस का नाम सुनकर के तो यंग मास्टर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। हंसते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर कब से लेबर ऑफिस में इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन को अचीव करने वाले एक्सपर्ट्स आ गए? सचमुच डीमन स्कैमिंग सेक्ट को तो अपने डिसाइपल्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जो कि उन्होंने एक इतने ज्यादा टैलेंटेड पर्सन को लेबर ऑफिस में फेंक दिया। इतना सोचने के बाद फिर हान की चैंगलोंग से कहता है कि तभी तो इस वजह से डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमेशा लास्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर एक लेयर लगाने से कोई फायदा होगा। तक कहते ही की चैंगलोंग बड़ी तेजी से अपने पंच में अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इस बात का अभी पता चल ही जाएगा। इतना कहते ही कि चैंगलोंग यंग मास्टर हान के ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से हमें उन लोगों के बीच में एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। मगर तभी अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि उस पंच की वजह से यंग मास्टर हान नहीं बल्कि की चैंगलोंग पीछे की ओर ढकेला जाता है, और ये देख करके वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी धुएं की दूसरी पार हमें की चैंगलोंग के हाथ को दिखाया जाता है, जिसने की चैंगलोंग को रोकने के लिए अपनी सिर्फ एक पाम का ही यूज किया। फिर हान हंसते हुए कहता है कि ओ मैंने ये ऑलरेडी देख लिया था, मुझसे एक लेयर ऊपर होने के बावजूद भी तुम्हारी मेरिडियंस मेरी तुलना में छोटी हैं, और ये सब हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि आखिर मैं कितनी पिल्स लेता हूँ, और मैंने छोटी सी शुरुआत में ही इसकी स्टार्टिंग की थी। तो बताओ क्या तुम्हारे सेक्ट में भी तुम्हें कोई ऐसी गोलियां मिलती हैं? क्योंकि यही तो गैप है हमारे और तुम्हारे सेक्ट में। और रही बात डबल ड्रैगन गैदरिंग की, तो उसमें तो हमारा सेक्ट अब और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, और इस चीज का होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि लोअर 3 सेक्ट कभी भी मिडिल में शामिल हो पाए। इधर यंग मास्टर हान की ये सारी बातें सुनकर के तो बाइलियन और ल्यूजी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। तभी ये सब देख करके यंग मास्टर हान अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन्हें अपनी ओर बुलाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम सब लोग एक साथ आगे बढ़ो, इससे तुम लोगों को धरती और आसमान के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये सुनकर के तो की चैंगलोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए हान से कहता है कि अब अगर तुम खुद ही इसके लिए कह रहे हो तो। इतना कहते ही वो फिर से अपनी पावर्स को अनलीश करता है कि दूसरी ओर बाइलियन अपने सफेद दुपट्टे को लेकर के अपने मुंह में एसिड स्मोक को लेकर के मास्टर हान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उन लोगों के आगे की चैंगलोंग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब अगर तुम इसके बाद बुरी तरीके से हार जाते हो तो फिर हम इसके लिए ब्लेम मत करना। लेकिन तभी हमें यंग मास्टर हान की ओर दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों को अपनी ओर आता हुआ देख करके एक ईवल से स्माइल देते हुए हंस रहा होता है, और साथ ही उसके पीछे से उसकी शैडो के अंदर से कुछ हाथ बाहर निकलने लगते हैं। तभी हान कहता है कि क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट चेजिंग शैडो कहते हुए यंग मास्टर हान अपने पीछे से कई सारे शैडो के हाथों को उन लोगों की ओर आगे बढ़ाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंगलोंग तो उनके हाथों के अटैक से बच जाता है, लेकिन बाइलियन और ल्यूजी को शैडो से बने हाथ चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, और इस तरीके से अपने लोगों को फंसता हुआ देख करके की चैंगलोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ा
डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी इसका फायदा उठाते हुए एक बड़ा सा हाथ की चेंगलोंग की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस वजह से की चेंगलोंग को भी कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता और वो शैडो से बना हाथ की चेंगलोंग के सिर को पकड़ लेता है। इसके साथ ही की चेंगलोंग जरा सा भी अपने आप को मूव नहीं कर पाता और वो हाथ की चेंगलोंग के अंदर से उसकी सारी माना एनर्जी को सोखने लगता है। जो देख कर तो वेनेबल बाई और वेनेबल की भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, वो तो उसके शरीर से उसकी सोल को खींचने वाला है। कहते हुए वेनेबल बाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए बीच में डीमन सोल सेक्ट के वो मास्टर मूव आ जाते हैं और वेनेबल बाई से कहते हैं ठीक है, एल्डर्स और वेनेबल्स का डिसाइपल्स की फाइट में इंटरफेयर करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लगता। और क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट को इस बेसिक से रूल के बारे में भी नहीं पता? डिसाइपल्स की फाइट के बीच में किसी भी एल्डर और वेनेबल का आना मना होता है। तो ये देखते हुए तो वेनेबल की और वेनेबल बाई तो सेक्ट लीडर की ओर देखते हुए उसे आवाज लगाने लगते हैं, मगर इधर सेक्ट लीडर तो एकदम खामोश खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अगर वो इस तरीके से डिसाइपल्स की फाइट के बीच में जाएंगे उससे उनके सेक्ट की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो अब इस तरीके से सेक्ट लीडर को इस तरीके से शांत होता हुआ देख करके दोनों वेनेबल्स भी कुछ भी कर पाने के लिए बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ये सब होता हुआ देखने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान से बड़ी तेजी से एक ब्लू कलर की फ्लेम आगे बढ़ती है, जो देख करके तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरानी से उसे ही देखता रह जाता है कि वो ब्लू फ्लेम सबसे पहले आगे बढ़ करके आइलियन और ल्यूजी के उन हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उन लोगों को जकड़ रखा होता है। साथ ही की चेंगलोंग की पावर को सोखने वाला हाथ भी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इधर उस अटैक के प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रेशर यंग मास्टर हान के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और यंग मास्टर हान अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने आप को उस जगह पर खड़े रखने की नाकाम कोशिश करने लगता है, मगर क्योंकि उस प्रेशर की फोर्स काफी ज्यादा होती है इस वजह से यंग मास्टर हान काफी दूर तक खिसकता जाता है। फिर जैसे ही वो प्रेशर खत्म होता है तो हान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर कौन है ये। तभी हमें उसके सामने धुएं के पार एक डेविल की परछाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक झाड़ू को लेते हुए यंग मास्टर हान से कहता है कि तो ये फिर से तुम हो। जैसे ही वो धुआं हटता है तो हमें क्लियरली उस डीमन को दिखाया जाता है कि एकदम बैडेस्ट तरीके से हंसते हुए हान से कहता है, बच्चे लगता है तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, जो कि तुम यहाँ फिर से आ गए हो और लगता है कि पिछली बार की मुलाकात तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डीमन ज़ूफेन आ गया है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में धुएं के पीछे ज़ूफेन खड़ा होता है और यंग मास्टर हान को देखते हुए कहता है कि तो ये तुम हो, मगर लेकिन बच्चे तेरी यहाँ पे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई, और क्या लास्ट टाइम जब हम मिले थे क्या वो तेरे लिए काफी नहीं था। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डीमन ज़ूफेन आ गया है। तो अब इधर धुएं के हटते ही जैसे ही यंग मास्टर हान ज़ूफेन को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पहले तो वो घबराते हुए डर के मारे पीछे हटता है और फिर ज़ूफेन की ओर उंगली करते हुए अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर यही है वो। दूसरी ओर सेकंड यंग मास्टर तो ज़ूफेन की इस तरीके की एंट्री को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, जबकि इधर यहाँ पर हमें तीनों डिसाइपल्स यानी कि आइलियन, ल्यूजी और की चेंगलोंग को दिखाया जाता है, जिन्हें कि हालांकि ज़ूफेन ने बचा तो लिया होता है, लेकिन इस समय उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। तभी उनके आगे स्माइल करते हुए एकदम एटीट्यूड में खड़ा होता है हमारा हीरो ज़ूफेन और की चेंगलोंग से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, इसीलिए अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेवर्स का काम खाली झाड़ू लगाना होता है, ना कि सुर्खियां बटोरने के लिए परेशानी खड़ी करना। और वैसे भी ये लोग यहाँ पर अलाइट एरिया को चैलेंज करने के लिए आए थे, तो फिर आखिर यहाँ पर इनका हमसे क्या संबंध था जिसकी की वजह से तुम लोग यहाँ पर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आए। इधर सभी लोग तो अपने सिर को नीचे झुकाते हुए ज़ूफेन की सारी बातें मान रहे होते हैं, जबकि तभी सेकंड यंग मास्टर आगे बढ़ता है और ज़ूफेन से कहता है कि रुको जरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पे अपना इंटरफेरेंस करने के बाद यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक तुम यहाँ पर अपनी स्किल्स को शो नहीं कराओगे तब तक तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा पाओगे। इधर सेकंड यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन मुड़कर के देखता है और उससे कहता है और अब आखिर तुम कौन हो? हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के कोई एल्डर या फिर वेनरेबल? तो तब सेकंड यंग मास्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ डीमन सोल सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर हान। मैंने सुना था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में एक बेहद ही ज्यादा आकर्षक डिसाइपल है, इसलिए मैं यहाँ पर उससे
एनलाइटमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो अब क्या मुझे आपके नाम को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा? तो अब तभी ज़ूफेन भी उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अलाइट लेबर ऑफिस का मुखिया ज़ूफेन, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मुझे स्टीवर्ट ज़ू के नाम से पुकारते हैं। और अब क्योंकि तुम हमारे कोई एल्डर नहीं हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मेरे पास करने के लिए और भी कई सारे काम है, इसीलिए बाय। इतना कहकर के ज़ूफेन वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। तो ये देख सेकंड यंग मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि पहले जरा यहीं पर रुको और मुझे बताओ, क्या तुम लोग अपने हॉनरेबल गेस्टों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करते हो? सेक्ट लीडर जी, क्या आपने कुछ देर पहले ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर इस सेक्ट में किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ? तो सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, जब तक आप चाहें सेकंड यंग मास्टर। तो ये सुन सेकंड यंग मास्टर भी खुश होते हुए कहता है कि ओ, अगर ऐसी बात है तो मैं ये जरूर करूंगा। ज़ूफेन, चलो देखते हैं कि अब आखिर तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे। इतना कहते ही सेकंड यंग मास्टर अपने एक अटैक को तैयार करता है, कि एक फुल अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट होती है। उस अटैक का नाम अंडरवर्ल्ड ब्लेड होता है। जैसे कि सेकंड यंग मास्टर अपनी 2 उंगली आगे करते हुए अपनी उंगली में से एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल बीम को ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर भेजता है, जिसे देख करके तो वेनेबल सी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि डीमन सोल सेक्ट की पैट्रोन आर्ट, स्ट्रीगल सोल आर्ट, अंडरवर्ल्ड ब्लेड, ये तो इन लोगों की बेहद ही ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है। सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ, ये आर्ट सिर्फ किलिंग पर ही फोकस करती है, और मैंने सुना है कि एक बी ग्रेड स्टेज एक्सपर्ट भी इसका इस्तेमाल करता है, तो वो भी बड़ी आसानी से एक लो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को मार सकता है। इधर इसी के साथ में हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है, जिसके के पीछे बेहद ही ज्यादा करीब वो अटैक आ गया होता है, मगर इधर ज़ूफेन बिना मुड़े उस अटैक को देखे बिना ही झाड़ू को एक हाथ से पकड़ता है और बस बिना मुड़े उस झाड़ू के डंडे को उस अटैक को रोकने के लिए पीछे की ओर करता है। जैसे ही सेकंड यंग मास्टर का वो अटैक ज़ूफेन के झाड़ू के उस पीछे के डंडे से टकराता है, वैसे ही अगले ही पल वो अटैक वहीं पर रुक जाता है, और इस वजह से वहाँ पे उस जगह पर काफी ज्यादा भयानक अटैक के रुकने की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उनसे इतना ज्यादा भयानक प्रेशर निकलने लगता है कि उसे सामने से झेलते हुए सेकंड यंग मास्टर की भी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है, और इस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होते हुए खून की उल्टियां करने लगता है, जो देख करके उनके साथ है एल्डर मो भी अपने सेकंड यंग मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, कि उसका भाई भी परेशान होते हुए अपने सेकंड ब्रदर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सेकंड यंग मास्टर अपने कांपते हुए हाथों से यंग मास्टर हान को वहीं पर रोक देता है, और दर्द से कांपते हुए अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, और ऐसा लग रहा है मेरा सर बस अभी फट नहीं वाला है, मगर क्या वो लड़का सच में कोई एक ह्यूमन है भी, और आखिर एक फ्रेश रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर मुझे कैसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में टेक डाउन करा सकता है? मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर सटिया गया है, क्योंकि ज़ूफेन ने तो अभी तक अपना एक अटैक भी नहीं चला, अगर चला होता तो अब तक तो ये खत्म हो चुका होता। उसी वक्त सेकंड यंग मास्टर के सामने ज़ूफेन की झाड़ू दिखाई पड़ती है, और भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ज़ूफेन की झाड़ू में ऐसी क्या ताकत है जो कि इतने सारे अटैकों को बेकार कर देती है और टूटती भी नहीं। झाड़ू को देखने के बाद सेकंड यंग मास्टर ऊपर की ओर देखता है, तो उसे अपने सामने साक्षात नर्क का खतरनाक डीमन नजर आता है। उसके बाद इधर ज़ूफेन उसे देखते हुए कहता है कि तो अब लगता है कि अब साफ सफाई पूरी हुई, और अब यहाँ पे फिर से गंदगी करने की कोशिश मत करना। तो ये बात सुनकर के तो सेकंड यंग मास्टर को फिर से खून की उल्टी आने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह बंद करके उसे रोक ही लेता है, और ज़ूफेन के वहाँ पे से जाने के बावजूद भी थर थर कांप रहा होता है। हमें उनके एल्डर मो को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने सामने के सारे नजारे को देखने के बाद थर थर कांप रहे होते हैं। उनको इस तरीके से कांपता देख सेक्ट लीडर भी हंसते हुए कहता है कि एल्डर मो, प्लीज माफ कर देना, हमारे ये डिसाइपल को ज्यादा ही रूड है, और इसी वजह से तो हमने इस डिसाइपल को लेबर ऑफिस में डाल दिया था। तो मुझे आशा है कि आप इसकी रूडनेस को भूल जाएंगे और इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं होंगे। तो अब सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद फिर एल्डर मो अपने आप को शांत करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि ओ, तो सेक्ट लीडर जी की ये हॉबी भी है कि वो इस तरीके के पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स को डिमोट करके लेबर ऑफिस में डाल देते हैं, मगर लेकिन क्या आप सचमुच में उसे डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन कराएंगे? तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सुन एल्डर मो वहां से जाते हुए कहते हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, और अब हम डबल ड्रैगन गैदरिंग में फिर मिलेंगे। तो कहने के बाद एल्डर मो अलविदा कहते हुए अपने दोनों यंग मास्टर्स को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं, कि तभी उन्हें इस तरीके से हारता हुआ जाकर के देखने के बाद सेक्ट लीडर के पीछे एक वेनरेबल हंसते हुए कहता है, सेक्ट लीडर जरा देखे तो सही उन लोगों को, वो लोग मिडिल 3 सेक्टों में से एक है, लेकिन फिर भी आज उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा, और इस तरीके से यहाँ से बेइज्जत होकर के जाना पड़ रहा है। तो अब तभी ये सुन सेक्ट लीडर उससे कहते हैं, इतना भी ज्यादा खुश होने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को चैलेंज करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो लोग यहाँ पर हमारी जासूसी करने के लिए आए थे। जूफेन ने पहले कभी थर्ड यंग मास्टर हान के साथ कोई गड़बड़ खड़ी करी होगी, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर जूफेन की पावर का अंदाजा लगाने के लिए और उस खतरे का आकलन करने के लिए यहाँ पर आए थे, और उन्होंने बस यहाँ पर अब अपने उद्देश्य को भी पूरा कर लिया। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद तो वेनरेबल भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि इसका मतलब तो ये है अब हम लोग पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो तब सेक्ट लीडर कहते हैं कि ऐसा कमजोर कवर वैसे भी नहीं टिकता, और इसे आज की ही तरह शानदार तरीके से पेश करना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, उन्हें ये बताने के लिए कि मेरा सेक्ट भी मिडिल 3 सेक्टों में अपनी पोजीशन बनाने का पूरा दम रखता है। तो अब सेक्ट लीडर ये सब कहते ही है कि तभी उनका कोई आदमी आते हुए उनसे कहता है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स आपसे ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो एक दूसरा एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि क्या बीस्ट टीमिंग सेक्ट, वो भी इस समय। तो तभी पिछला वाला वेनरेबल कहता है कि आज के दिन आखिर कितने लोग यहाँ पर आएंगे। इधर सेक्ट लीडर भी उन लोगों को ये सब बातें करते हुए देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग भी बस एक और स्काउटिंग पार्टी है। पिछली बार टियानियो से हम उनके 3 एल्डर्स को पकड़ करके लाए थे, इसलिए वो हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में शामिल करना चाहते हैं। तो ये सुन वो दूसरा एल्डर खुश होते हुए कहता है कि हाँ, अब आखिर हमें अपने जैसे बाकी के लोअर सेक्टों से डरने की क्या जरूरत है, जबकि अब हमारे पास जूफेन है, जो कि उन लोगों के हर एक डिसाइपल से कई गुना ऊपर है। उन लोगों को इस तरीके से हंसता हुआ देख करके सेक्ट लीडर तो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, हमें सिर्फ मिडिल 3 सेक्टों के सामने अपनी शान दिखाने की जरूरत है, ताकि वो लोग हमें फिर से परेशान ना करें। रही बात लोअर 3 सेक्टों की, तो हमें उनके सामने अपने सीक्रेट वेपन जूफेन का खुलासा अभी नहीं करना है, और जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में खुद को दिखाएगा तो उन लोगों को हमारी क्षमताओं को देखने के बाद अपनी हार माननी ही पड़ेगी। तो तभी सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद तो सभी एल्डर्स और वेनेबल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेक्ट लीडर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, हमारे सेक्ट लीडर सच में बेहद ही ज्यादा ब्रिलियंट है। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज के हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि सेकंड यंग मास्टर के पास में आने के बाद उससे कहता है अब आखिरकार हॉल साफ हो गया, इसलिए इसे प्लीज दोबारा गंदा करने की कोशिश मत करना। इधर जूफेन की ये बात सुनकर तो सेकंड यंग मास्टर हान इतना ज्यादा डर जाता है, वो अपने मुंह से खून की उल्टी निकलने से भी रोक लेता है और अपना मुंह पकड़ के जूफेन को कांपते हुए वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जूफेन एक जगह पर बैठ करके अपनी अशुरा ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करके अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें कि वो अपने सीक्रेट ड्रैगन की सोल को भी बाहर निकालता है, साथ ही उसे भी अशुरा ब्लू फ्लेम से उसकी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरीके से कुछ समय तक कल्टीवेट करते हुए जूफेन को अचानक से एक झटका लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जूफेन का सीक्रेट ऑरा ड्रैगन भी अशुरा ब्लू फ्लेम्स में पूरी तरीके से कवर हो जाता है, ऊपर आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिस वजह से इधर जूफेन के पास में से भी काफी सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है और जूफेन इसी के साथ में अपना अगला ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके बाद जैसे ये सब कुछ होता है, जूफेन इस सब को खत्म हो जाने के बाद में अपने आप को जैसे ही रेस्ट पे करता है, तो वो अपनी पावर्स को चेक करते हुए अपने मन में कहता है कि सोल को अशुरा ब्लू फ्लेम के साथ ट्रेन करना सचमुच में बेहद ही ज्यादा असरदार है, और इस कल्टीवेशन मेथड से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड सचमुच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है और सिर्फ 3 महीनों में ही मैं रेडियन स्टेज की सेकंड लेयर तक पहुंच गया, और साथ ही मेरी अशुरा ब्लू फ्लेम्स ड्रैगन सोल से कंप्लीटली तरीके से मर्ज हो गई हैं। जूफेन अपने कमरे में बैठ ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से आवाज आती है कि स्टीवर्ट जू, क्या ये बूढ़ी हड्डियों का बुढ़ा अंदर आ सकता है? तो ये बात सुन जूफेन भी कहता है कि हाँ वेनरेबल भाई, आप प्लीज अंदर आ सकते हैं। वेनरेबल भाई हंसते हुए अंदर आते हुए कहते हैं कि आपको बेहद बधाई हो स्टीवर्ट जू माई, आप तो सिर्फ 3 महीनों में इस वर्ल्ड को मूव करके अपनी कल्टीवेशन में और आगे बढ़ गए। सचमुच स्टीवर्ट जू इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक ट्रू जेम है, जेम। यहाँ तक कि कई सारे सो कॉल्ड जीनियस भी आपके सामने पूरी तरीके से पानी कम चाय है, वो लोग तो अपनी जान को खतरे में डाल करके भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अब इधर वेनरेबल भाई की ये सारी बातें सुन जूफेन भी इधर हंसते हुए उनसे कहता है कि नहीं नहीं वेनरेबल भाई, मैंने तो बस रेस्ट करने की जगह पर थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डाले और इस सब को अचीव कर पाया। मैं हमेशा से ही इन यंगस्टर्स से कहता हूँ कि मेरी ये सक्सेस स्लो और स्टडी प्रोग्रेस से आई है, और ये सब दिन रात एक ही गोल के ऊपर ध्यान रख करके यही हो सकता है। लेकिन उन सभी को तो ये कुछ भी समझ नहीं आता, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ मेरी पिल्स ही चाहिए। सचमुच उन बच्चों को नहीं पता कि वो कितने ज्यादा उग्र और नासमझ हैं। इधर जूफेन को ये सब कहता हुआ देख करके वेनरेबल
भाई भी हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं सचमुच स्टीवर्ट जू कितना ज्यादा फ्रिकिंग गुड एक्टर है। इधर इसके बाद फिर जूफेन वेनरेबल भाई से पूछता है कि वेनरेबल भाई आखिर आपका यहाँ पे आकर के विजिट करने का असली क्या काम है। तो वेनरेबल भाई जूफेन को बताते हैं कि स्टीवर्ट जू, सेक लीडर और 3 केओटिक वेनरेबल्स वो सभी लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन आप क्योंकि इस समय इतने दिनों से सेक्युलरिज्म में थे इसलिए उन्होंने आपको डिस्टर्ब करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और साउंड एंड अरी को जज करते हुए उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया है कि आपने इस सेंट वर्ल्ड में एडवांस कर लिया है और इसीलिए उन्होंने आपको बुलाने के लिए ये संदेश भेजा है। तो अब ये सुन जूफेन भी उनसे कहता है कि ओ वेनरेबल भाई आपका शुक्रिया जो आपने मेरा इतना ज्यादा इंतजार किया। फिर अब इसके बाद फिर जूफेन उनसे पूछता है कि आखिर सेक लीडर को मेरी क्या जरूरत है। तो वेनरेबल भाई इस सब के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि सेक लीडर और केओटिक वेनरेबल्स आपके बारे में पूछ रहे थे, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हो सकता है कि वो चीज जरूर ही डबल ड्रैगन गैदरिंग से रिलेटेड होगी। तो अब इधर वेनरेबल भाई की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी शांत हो जाता है और थोड़ा सीरियस हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और जूफेन चलते हुए सेक लीडर के हॉल में आता है जहाँ पे कि सेक लीडर और बाकी के तीनों केओटिक वेनरेबल्स खड़े होते हैं। अब इधर जूफेन को आता हुआ देख करके सेक लीडर भी उससे कहते हैं कि फाइनली तो तुम यहाँ आ ही गए। तो जूफेन उनसे कहता है कि अब आखिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे इस रेडिएंट स्टेज की सेकंड लेयर में आने में कुछ दिन लग गए। तो सेक लीडर कहते हैं कि हाँ मैं ये जानता हूँ, वेनरेबल भाई ने मुझे ये बता दिया था, वरना तो मेरे बुलाने पर, उसे डिनाई करने में, उसे मना करने पर तो मैंने तुम्हें अब तक बेहद ही ज्यादा कठोर दंड दे दिया होता। दूसरी ओर जूफेन तो सेक लीडर की इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए और आगे बढ़ते हुए सीधा एक चेयर के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, जो देख करके तो सेक लीडर एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि ये कमीना बच्चा इस पूरे टाइम जरा सी भी मेरी भी इज्जत नहीं कर रहा है, लेकिन शांत हो जाओ, मुझे अभी भी स्टिल इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। इधर सेक लीडर के इस तरीके के चेहरे को देख करके तो वेनरेबल यांग भी मामले को संभालने के लिए वहाँ पे बीच में हंसते हुए कहते हैं जूफेन तुमने काफी फास्ट तरीके से अगले लेवल पर भी एडवांसिंग कर ली, सचमुच तुम एक ट्रू टैलेंट कहलाने के लायक हो और हम लोग इस तरीके के जीनियस लोगों की बातों पर बेकार की टिप्पणी करने वाले लोगों में से नहीं है। आखिरकार नियम तो स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। मैंने सही कहा ना जी हुई है। वेनरेबल यांग को भी अपना नाम पुकारता हुआ देख करके सेक लीडर तो और भी ज्यादा भड़कते हुए उससे कहते हैं कि तुम भी तो कई सारी डिकेड से उससे इसी सेम तरीके के एटीट्यूड से बात करते हुए आई हो और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक सेक लीडर हूँ। इसके बाद फिर सेक लीडर अपने आप को शांत करते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग बस कोने पर ही हमारे अराउंड आ चुकी है और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन्हें की तुम्हें पहले ही जानने की जरूरत है। तो सेक लीडर की ये बात सुन जूफेन भी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो इधर वेनरेबल यान जूफेन से पूछते हैं कि जूफेन क्या तुमने कभी भी पवित्र स्पिरिट स्टोन्स के बारे में सुना है। तो ये सुन जूफेन भी हल्की स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, इवन मेरी रिंग के अंदर तो वो काफी सारे हैं, मगर इधर उन लोगों को इस बारे में ना पता चले इसीलिए जूफेन हैरान होने की एक्टिंग करते हुए उन लोगों से कहता है कि क्या आखिर वो क्या चीज होते हैं। वेनरेबल यांग प्राउड करते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें आखिर इस बारे में कैसे ही पता होगा, क्योंकि वैसे भी तुम टियान्यू जैसी एक बैकवर्ड जगह से आए हो। तो ठीक है फिर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मगर उसी वक्त सेक लीडर बीच में बोल पड़ते हैं सीक्रेट स्पिरिट स्टोन माइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे की सबसे ज्यादा ग्रेटर स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होती है और वो एनर्जी किसी भी स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर आसानी से समाहित नहीं हो सकती और उनकी माइनिंग करना काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन अरेस को लेकर के इनकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं और जल्द ही वो लैंड सभी सेक्ट और सभी एम्पायर का एक मेन टारगेट बन जाएगा और वो इस दुनिया में सिर्फ 5 ही है। जूफेन ये बात सुनने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या, फिर साथ ही अपने मन में कहता है कि सीक्रेट स्पिरिट माइंड सीक्रेट स्पिरिचुअल स्टोन से बनती है, जो कि सीक्रेट यानी कि पवित्र क्षेत्र में भी काफी ज्यादा दुर्लभ है। यहाँ तक कि हर महान क्लैन ने भी उसके ऊपर अपना एक अधिकार कर रखा है और वो भी इस हद तक कि मेरे जैसा डेमोनिक एम्पर भी उसमें से एक को प्राप्त नहीं कर सका। और आश्चर्य की बात तो ये है कि क्या वहाँ के क्लैंस इस खबर को सुनकर सामूहिक रूप से आक्रमण करने के लिए नहीं आएंगे। हालांकि एक जमीन पर इस तरीके के सीक्रेट माइंड्सों को जन्म देने के लिए उस जगह के अंदर काफी ज्यादा थिक स्पिरिचुअल एनर्जी होने की आवश्यकता होती है। तो इसकी बजाय आखिर मोर्टल डोमेन इतनी ज्यादा थिन क्यों थी। इधर जूफेन इन सारी चीजों को काफी ज्यादा गहराई से सोच रहा होता है। उसे इस तरीके से देख वेनरेबल यान उससे कहते हैं कि जूफेन क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम्हें इसके बारे में जरा भी नहीं पता, तो फिर आखिर इसके बारे में जान करके तुम इस तरीके का स्ट्रॉन्गली रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तो ये सुनकर तो फिर जूफेन भी अपने आप को शांत करते
करते हुए कहता है कि सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंड्स का इतना ज्यादा मूल्यवान होना एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बात होगी, लेकिन फिर भी वो 5 हैं। एक को ही डिवाइड करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, जबकि यहाँ पर ये 5 हैं तो ये उसे और भी ज्यादा आसान बना देता है। सेक्रेटरी भी कहते हैं कि ज़ूफेन तुम इतने भी ज्यादा बड़े बेवकूफ नहीं हो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी 5 ही माइंड्स हैं और फिर भी तुम इन्हें ज्यादा बता रहे हो। और प्लस इसके अलावा सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंड्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो कि कॉमन स्पिरिचुअल माइंड से बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसके बाद फिर सेक्रेटरी ज़ूफेन को बताते हुए कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल स्टोन आपको आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करता है और इसके बिना भी एक कल्टीवेटर डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी को हवा से कंज्यूम कर सकता है, जबकि इसकी जगह पर सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंड्स आपकी कल्टीवेशन को तो बढ़ाता ही है लेकिन साथ ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। यही बात इसे इतना ज्यादा मूल्यवान बनाती है। अन्यथा फिर आखिर तुम क्या सोचते हो कि आखिर मिडिल 3 सेक्ट और सुपर 3 सेक्ट इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? तो ज़ूफेन कहता है कि क्या वो लोग भी सीक्रेट स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी कल्टीवेशन में? तो सेक्रेटरी कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और यही तो डबल ड्रैगन गैदरिंग के पीछे का आधार है। वो 5 सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंड्स ईस्टलैंड, वेस्टलैंड, नॉर्थलैंड, साउथलैंड और सेंट्रल लैंड के बीच में डिवाइडेड है और अपनी सीक्रेट माइंड्स की रक्षा के लिए हर एक एरिया ने अपनी यूनियन पावर को फॉर्म किया है और हम 10 सेक्ट के अलायंस ऑफ वेस्टर्न लैंड है जिसका के हेड डबल ड्रैगन मैनर है। और इस वेस्टर्न लैंड की पावर को बढ़ाने के लिए डबल ड्रैगन मैनर डबल ड्रैगन गैदरिंग को होल्ड्स करता है, जिसमें कि हर 3 सेंचुरीज में बेस्ट सीड बेस्ट बीज को ग्रूम करके डबल ड्रैगन मैनर में लाया जाता है और सिलेक्टेड डिसाइपल को उस माइन का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो अब इधर सेक्रेटरी की ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि इस डबल ड्रैगन गैदरिंग का एकमात्र उद्देश्य वेस्टर्न लैंड को प्रोटेक्ट करना और युद्ध की तैयारी करना है। इससे उसकी ग्रोथ की फेनेटिक डिजायर का बिल्कुल क्लियरली एकदम साफ पता चलता है और आखिर कौन इस तरीके के आकर्षण का विरोध कर सकता है? मेरे ख्याल से निश्चित रूप से तो कोई भी मनुष्य नहीं और बिना किसी डाउट के ना ही कोई सेक्ट भी। तो गाइस अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसका अगला एपिसोड इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।